नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या हो अगर एक पोयम, एक कविता खुद को एक तूफान बना दे? एक ऐसी नेचुरल फोर्स जिसमें इतनी ताकत हो कि वो पुरानी दुनिया को तोड़ दे और एक नई दुनिया के बीज बो दे। 1819 में अजीम रोमांटिक पोएट पर्सी बाइशे शेली ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक तूफान की शक्ति को पकड़ा और उसे इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे एक्सप्लोसिव और इमॉर्टल कविताओं में से एक में ढाल दिया, ओड टू द वेस्ट विंड। आज हम इस मास्टरपीस को अनपैक करेंगे। विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द ट्रिबुलेंट वर्ड, दोनों पर्सनल और पॉलिटिकल, जिसने इस पोयम को जन्म दिया। फिर हम इसके 5 पावरफुल सेक्शंस की जर्नी पर चलेंगे, इसकी रिच इमेजरी और रिवॉल्यूशनरी मैसेज को डिकोड करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इस पोयम को कैसा रिस्पॉन्स मिला और ये सदियों बाद भी हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड को समझने के लिए आपको साल 1819 को समझना होगा। शैली के लिए ये एक गहरी क्राइसिस का साल था। एक ऐसा वक्त जब उनका सबसे गहरा पर्सनल दुख और सबसे तेज पॉलिटिकल गुस्सा आपस में टकरा गया। 1818 से शैली और उनकी वाइफ मैरी इटली में आवारा एक्सपर्टीज की तरह रह रहे थे, लेकिन ये कोई सुहाना सफर नहीं था। इट वॉज अ पीरियड shadowed by immense tragedy। उन्होंने अपनी नन्ही बेटी क्लारा को खो दिया। फिर जून 1819 में उनका बेटा विलियम रोम में बुखार से मर गया। ये टूटा हुआ दिल, ये दर्द इस ओड के हर एक लाइन में हमको साफ साफ दिखता है। जब शैली सूखे पत्तों को पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स कहते हैं, जो एक डार्क विंटरी बेड यानी कब्र की तरफ धकेले जा रहे हैं, तो वो सिर्फ पतझड़ का जिक्र नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों की कब्रों का मातम भी बना रहे हैं। उनकी चीख आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जिंदगी के कांटों पर गिरता हूँ। ये उनके अपने दर्द का एक रॉ अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन इस अंधेरे के बीच उम्मीद की एक नई किरण आती है। नवंबर 1819 में फ्लोरेंस में उनके इकलौते जिंदा बच्चे पर्सी फ्लोरेंस शेली का जन्म हुआ। ये घटना इस पोयम के लिखे जाने के इतनी करीब थी कि ये इसके सेंट्रल थीम को हाईलाइट करती है। मौत और सर्दी की गहराइयों से नई जिंदगी के उभरने का वादा। जब शैली अपने निजी दुख से जूझ रहे थे, उनका देश इंग्लैंड अराजकता में डूबा हुआ था। नेपोलियनिक वॉर के बाद आर्थिक मंदी थी और भुखमरी थी देश में। 16 अगस्त 1819 को मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स फील्ड में 80,000 लोगों की एक शांतिपूर्ण भीड़ ने पॉलिटिकल रिफॉर्म करने के लिए इकट्ठी हुई। लोकल मैजिस्ट्रेट्स घबरा गए। उन्होंने घुड़सवार सेना को भेजा, जिन्होंने निहत्थे मर्दों, औरतों और बच्चों पर तलवारों से हमला कर दिया। लगभग 18 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना को पीटरलू मैसेक्रे का नाम दिया गया, वाटरलू की मशहूर जीत पर एक कड़वा तंज। जब पीटरलू की खबर इटली में शैली तक पहुंची तो उनका दुख एकदम हॉट हो गया, एकदम गर्म हो गया। उन्होंने पॉलिटिकल पोएट्री की एक ऐसी ज्वाला उगल दी जिसमें द मास्क ऑफ एनार्की और इंग्लैंड इन 1819 शामिल थे। ओड टू द वेस्ट विंड भी उसी आग में पैदा हुई थी। लेकिन यहाँ शैली अपने पॉलिटिकल गुस्से को एक यूनिवर्सल मेटाफर में बदल देते हैं। हवा रेडिकल सोशल चेंज का जोशीला एजेंट बन जाती है। सूखे पत्ते दबाए गए और मरे गए प्रोटेस्टर्स बन जाते हैं। और तूफान वो क्रांति है जिसके बारे में शैली का विश्वास था कि वो यूरोप के भ्रष्ट संस्थानों को उखाड़ फेंकेगा। यही इस कविता का जादू है। ये पर्सनल दुख और पॉलिटिकल गुस्से को एक ही शक्तिशाली तूफान में मिला देती है। ये पोयम 5 सेक्शंस या कई कैंटोज में बनी है। हर सेक्शन 14 लाइंस का एक पावर हाउस है, जो ट्रेजा रीमा एक इंटरलॉकिंग राइम स्कीम का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो पोयम को हवा की तरह एक लगातार आगे बढ़ने वाली एनर्जी देता है। पहले 3 कैंटोस जमीन, हवा और पानी पर हवा की ताकत को दिखाते हैं। आखिरी 2 कैंटोस उस ताकत को अंदर कवि की तरफ मोड़ देते हैं। पोयम एक डायरेक्ट एड्रेस से शुरू होती है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। हवा एक अनसीन प्रेजेंस है, एक आत्मा जो एक साथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर है। ये बीमारी से पीड़ित सूखे पत्तों को नष्ट करती है, उन्हें उनकी कब्रों तक ले जाती है। लेकिन ये विंग्ड सीड उम्मीद और भविष्य के जीवन के प्रतीक को भी संरक्षित करती है। उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां वो बाहर में फिर से जन्म ले सकें।
शुरू से ही शैली अपना मूल विषय यानी कि सेंट्रल मैसेज क्लियर कर देते हैं। विनाश और सृजन की तरफ पहला जरूरी कदम। हवा की शक्ति आसमान तक पहुंचती है अगले घंटों में। वो बादलों को एक विशाल तूफान में बदल देती है। शैली एक कमाल के सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। तूफान की जोशीली एनर्जी को फेयर्स मैन ग्रीक देवता डायनोसिस के जोशीले अनुयायी के ब्राइट हेयर से कंपेयर करते हैं। हवा की गूंज एक ड्रेज यानी मरते हुए साल के लिए एक शोक गीत बन जाती है और आसमान पुरानी दुनिया के लिए एक वास्ट स्कल्पचर, एक मकबरा बन जाता है। इस मकबरे से ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट, एक हिंसा भरी शुद्धिकरण क्रांति का एक क्लियर मेटाफर। कैंटो नंबर 3 में हवा की शक्ति पानी तक पहुंचती है। ये ब्लू मेडिटेरियन को उसके समर ड्रीम से जगाती है जो पुराने रोम के डूबे हुए खंडरों के पास सोया हुआ है। एक ऐसी सभ्यता का प्रतीक जो अपने अतीत पर सो रही है, आने वाले तूफान से बेखबर। इसकी ताकत इतनी है कि ये अटलांटिक को चीर देती है और समुद्र के नीचे के पौधे भी सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर। संदेश साफ है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी गहरी या पुरानी क्यों ना हो, क्रांति की ताकत से छुप नहीं सकती। कैंटो नंबर 4 में पोयम एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है। स्पीकर अब एक दर्शक नहीं बल्कि खुद विषय बन जाता है। वो हवा की ताकत के साथ एक होना चाहता है, एक पत्ता, एक बादल, एक लहर बनना चाहता है। वो अपने बचपन को याद करता है जब वो भी हवा की तरह टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड था। ये यादें उस दर्द भरी चीख में बदल जाती हैं। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ ब्लीड। वो दुख, समय और अत्याचार से चेन्ड एंड बोर्ड है, बंधा हुआ है और झुका हुआ महसूस करता है। आखिरी कैंटो इस तनाव को दूर करता है। स्पीकर अब बचने की गुहार से मकसद की मांग तक पहुंच जाता है। पहले वो हवा से कहता है, मेक माई थाई लायर। लायर यानी वीणा, खासकर हवा से बजने वाली एओलियन लायर। पोएट के लिए ये प्रेरणा एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट का प्रतीक है। लेकिन शैली की एम्बिशन इससे बड़ी है। ये गुहार एक पूर्ण विलय की मांग करती है। बी थाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, बी थाउ मी इम्पीटियस वन। वो अब सिर्फ हवा द्वारा बजाई जाने वाला कोई एक इंस्ट्रूमेंट ना बनना चाहता है, वो खुद हवा बनना चाहता है। इस एकजुट शक्ति की स्थिति से वो अपनी आखिरी विनती करता है, अपनी आखिरी प्ली करता है। उसके डेड थॉट्स, उसकी कविताएं को पूरे ब्रह्मांड में फैला दो ताकि एक नया जन्म हो सके। सेंट्रल मेटाफोर अब पैसिव लायर से ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी के बिगुल में बदल जाता है। एक लायर दुख भरा सुंदर गीत बनाती है, एक बिगुल चेतावनी देता है। ये सेनाओं को युद्ध के लिए बुलाता है, ये एक नए युग का ऐलान करता है। पोएट क्रांति का एक सक्रिय एजेंट बन जाता है, वो आवाज जो दुनिया को जगाएगी। पोयम एक मशहूर लाइन के साथ खत्म होती है, एक ऐसा रिटोरिकल सवाल जो असल में अटल विश्वास का ऐलान है। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मतलब कि अगर सर्दियां आ सकती हैं तो क्या स्प्रिंग बहुत ज्यादा दूर है। जब ओड टू वेस्ट विंड 1820 में पब्लिश हुई तो इसका रिसेप्शन उम्मीद के मुताबिक पॉलिटिकल लाइंस पर बटा हुआ था। कंजर्वेटिव प्रेस जो शैली को पहले से ही एक खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी, उसने उन पर जबरदस्त हमला किया। क्वार्टरली रिव्यू ने उनके काम को रीजन, टेस्ट और वर्च्यू के खिलाफ जंग कहा और दूसरों ने इसे शब्दों का बेमतलब जंबल कहकर खारिज कर दिया। लेकिन उनके दुश्मन भी अक्सर उनकी प्रतिभा और उनकी भाषा के अनोखेपन को मानने पर मजबूर हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ लिबरल पब्लिकेशंस ने उन्हें एक जीनियस के रूप में इस पोयम के लिए सराहा। आज इस पोयम को यूनिवर्सल रूप से एक मास्टरपीस माना जाता है। मॉडर्न क्रिटिक्स ने पॉलिटिकल हमलों से आगे बढ़कर इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसके डीप पॉलिटिकल विचारों और इसकी गहरी साइकोलॉजिकल समझ की सराहना की। इस पोयम की लेगेसी बहुत बड़ी है। पोयम की आखिरी लाइन अंधेरे समय में उम्मीद का एक मेटाफर बन जाती है। ये उन सभी के लिए एक टाइप का मॉरल गीत है जो नवजीवन की संभावना में विश्वास रखते हैं। ओड टू वेस्ट विंड सिर्फ एक मौसम के बारे में कविता नहीं है, ये दुख की आग और पोएट के गुस्से का मिला जुला प्रोडक्ट है। ये निजी निराशा से भविष्यवाणी की शक्ति का सफर है। शैली आसान जवाब नहीं देते, वो हवा से कहते हैं कि उनके शब्दों को एक अनएक्सटिंग्विश्ड हर्ट, एक ना बुझने वाली अंगीठी से एशेस एंड स्पार्क्स की तरह बिखेर दो, इस उम्मीद में कि वो आने वाली पीढ़ी के दिमाग में आग लगा देंगे।
तो यार ये था ओड टू द वेस्ट विंड का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस और हमने देखी कैंटो बाय कैंटो इसकी समरी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लिटरेचर के क्लासिक्स का क्रिटिसिज्म देखने के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।